आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन। आज के इस एपिसोड में जहां हम हर एपिसोड में अहम बात करते हैं, आज की अहम बात होगी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर श्री देवेंद्र कुमार जी से। वेलकम टू द शो सर। आज का जो इंटरव्यू होगा वो हम उन बातों को लेकर करेंगे जिसका कंसर्न एक आम आदमी से है। पासपोर्ट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जब पासपोर्ट को रिन्यू करना होता है, यानी कि पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर के जो प्रोसेस है वो ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो वर्ड आपने बोला कि रिन्यूअल कैसे करते हैं, ये वर्ड रिन्यूअल नहीं है, ये री इशू करना पड़ता है। ये रिन्यूअल 1993 में बंद हो गया था। अच्छा। उस टाइम पासपोर्ट इशू होता था 5 इयर्स के लिए। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया और 10 साल के लिए इसके लिए वो किया और 10 साल की वैलिडिटी उन्होंने शुरुआत किया था इसमें 1993 में। और इसमें जो आप पूछ रहे हैं कि सारा प्रोसेस क्यों किया जाता है, अब क्योंकि 10 साल के लिए हो गया जी। 5 साल में इतना ज्यादा चेंजेस आदमी में आते नहीं है। अब इसमें कई सारे 10 साल में अपीयरेंस आपका चेंज हो जाता है। अच्छा। और कुछ पर्टिकुलर्स भी है, कई बार जैसे पुराना पासपोर्ट आपका इशू हुआ है, कौन सा किस टाइम पे आपने कौन वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर था या क्या स्टाफ था, कई बार डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंजेस मिल जाते हैं उसमें। तो सारा चीज हमें देखना पड़ता है आज की डेट में हमें क्या रिक्वायरमेंट है। और 10 साल में जैसे उससे पहले आधार कार्ड नहीं होता था, अभी एड्रेस के लिए आधार कार्ड लेके आते हैं, उसमें वेरिएशंस कई बार आ जाते हैं। तो दैट्स वाई कि हमें जो प्रोसीजर हम एक फ्रेश पासपोर्ट के उसमें यूज करते हैं वही हमें रिन्यूअल में भी करना पड़ता है। राइट। अच्छा, तत्काल भी एक प्रोसेस है जिसे तत्काल पासपोर्ट कहा जाता है। तो कौन है वो लोग जो उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है और तत्काल का ड्यूरेशन क्या रहता है? गवर्नमेंट ने कश्मीर में तत्काल का कोई प्रोविजन नहीं रखा है मैम। JNK में एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, इन 2 स्टेट्स में यहाँ पे यहाँ तत्काल पासपोर्ट नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं है यहाँ। तो एनी टाइम इन फ्यूचर लग रहा है आपको कि ऐसा कोई प्रोविजन आएगा? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि हालात काफी सुधर रहे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले इसमें। तो ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें मैं कुछ एश्योर नहीं कर सकता कि कब तक होगा ये। कई सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि पासपोर्ट इशूएंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम देन यूजुअल। अगर आपने फॉर इंस्टेंस एज एन एग्जाम्पल अगर 2 महीने लगते हैं तो कई लोगों को 5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पासपोर्ट में डिले 2-3 कारण हैं इसके डिले क्यों होता है। पासपोर्ट में डिले इसलिए होता है, अगर एप्लीकेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कई बार नहीं होते हैं जो रिक्वायर्ड है इसमें पासपोर्ट की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, तो उसको कई बार टाइम दे दिया जाता है। आपका प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं लेके आया है, उनको 2 दिन का 3 दिन का टाइम दे दिया कि आप उसको लेके आइए। कई बार एप्लीकेंट वापस नहीं आता है, उसका केस रुका रहता है। एक रीजन तो ये, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कह तो देता है कि मेरे पास घर पे है, लेकिन प्रोसेस हम कर लेते हैं, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं उसके। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पासपोर्ट ऑफिस में तो ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं क्लियर होने में। उसका जैसे ही केस प्रोसेस होता है वो PVR के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए तुरंत चला जाता है। अब किसी के पास किसी के अगेंस्ट में कोई FIR है या कोई डिस्प्यूट किसी का कोई चल रहा है, तो पुलिस अथॉरिटी यहाँ पे देखिए, वेरिफिकेशन के लिए भी 2 स्टेप्स हैं और स्टेट्स में क्या खाली पुलिस वेरिफिकेशन पे हो जाता है, यहाँ CID का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जी। तो यहाँ एक एडिशनल स्टेप है, एडिशनल एक स्टेप है। वैसे नॉर्मली 45 डेज का पीरियड है जिसमें आप पासपोर्ट इशू करते हैं। तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए कोई खास प्रोविजन रखा है? नहीं, यहाँ पे किसी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग से कुछ रखा हो। इसमें क्या है कि सभी का प्रोसेस एप्लीकेशन एक ही तरीके से होता है, सभी को पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, उसमें जितना टाइम लगता है, किसी का 5 दिन में आ गया तो हम 5 दिन में दे देते हैं उसको, किसी का नहीं आता है तो टाइम लगता है वो। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे किसी को
मेडिकल इमरजेंसी है या किसी को फॉरेन में कहीं पे कोई सर्विस ज्वाइन करना है या कोई इमरजेंसी है, तो उस पे हम कई बार देख लेते हैं कि हम पोस्ट में दे देते हैं उसको, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में वो केस टू केस बेसिस पे। मुझे तो काफी साल हो गए, मैं पासपोर्ट ऑफिस आई हूँ और तब तो आप थे भी नहीं वहाँ, लेकिन क्या आपका ऑफिस थोड़ा फ्रेंडली बन सकता है फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि उन्हें खुद तो आना ही पड़ता है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने जब ज्वाइन किया यहाँ पे, ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे मैंने इमेज देखता था यहाँ पे उस पे गूगल पे कि पासपोर्ट ऑफिस यहाँ का कैसा है, तो मैंने एक इमेज आती थी, उसमें ऑफिस के बाहर काफी लोग लाइन लगा के खड़े हैं जी, लाइन भी नहीं होती, एज ए क्राउड एक दिखता था। तो मैंने देखा यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, मौसम खराब भी होता है, तो इनके लिए मतलब खुले आसमान में ये खड़े हैं यहाँ पे, अगर मौसम खराब होता है तो इनके लिए कुछ फैसिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। ज्वाइन करने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे ये करना है जाके वहाँ पे, और मैंने किया भी उसको। और आने के बाद सबसे पहले मैंने अंदर एक वेटिंग हॉल बनवाया, एक स्टोर था वहाँ पे, स्टोर को साफ कराया, उसमें चेयर्स वेयर सारा उसको रेनोवेट करा के उसमें डलवाया। उसमें सीनियर सिटीजन है या लेडीज हैं, कई छोटे बच्चों के साथ लेडीज आती हैं, उनको काफी परेशानी होती है बाहर जी। और अगर मौसम खराब है तो मैं अपने सिक्योरिटी जो पर्सन्स हैं मैं उनको बोलता हूँ कि सबको अंदर करिए, अंदर करिए, ताकि उनको कोई बाहर परेशानी ना हो, कभी तपती धूप भी होती है। और इसके अलावा एक तो ये मैंने फैसिलिटी उनके लिए कराई जो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने उसको। दूसरा, मैंने यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी कि आधार कार्ड में बहुत डुप्लीकेसी लोग लेके आते थे। मैंने जब ज्वाइन किया तो हम उनको भेजते थे, आप सीएससी सेंटर जाइए, ऑथेंटिकेटेड इसकी ना कॉपी निकलवा के लाइए। तो मोर देन मतलब 50% से ज्यादा एप्लीकेंट वापस जाते थे हमारे, फिर रीशेड्यूल होता था उनका, सेम डे नहीं टर्न अप होते थे, तो उसमें भी हमारा फिर पेंडेंसी वो बढ़ता था। मतलब वही 50 आदमी आज चले गए 300 में से, फिर वो 50 दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, तो हमारा एक अपॉइंटमेंट साइकिल भी उससे बढ़ जाता था। तो मैंने हमारे जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब है उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एक सीएससी सेंटर हमारे ऑफिस में ही लगवा दिया। अभी लोगों को इतना फैसिलिटेशन हो गया है कि किसी को कोई भी दिक्कत होती है उसमें तो वहीं पे हो जाता है सॉर्ट इशू। अच्छा, हाजीज को आपने प्रायोरिटी बेसिस पे इस बारी पासपोर्ट्स दिए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने प्रायोरिटीज नहीं किया, मतलब प्रायोरिटी वाइज नहीं किया, बट ये था कि ज्यादा मुझे आइडिया नहीं था, जैसे मैंने तभी ज्वाइन किया था 1-2 महीने पहले। तो जब मैंने देखा इतना रश यहाँ पे है तो मैंने एक स्पेशल ड्राइव लगाया उनके लिए। अच्छा। तो एक ही दिन में करीब 450-500 एप्लीकेंट्स हज जाने वाले एक ही दिन में आ गए थे मेरे पास। तो उसमें हम एक या 2 दिन में, फिर मैंने, क्योंकि यार डिपेंड करता है ना सीआईडी का, जब तक वेरिफिकेशन नहीं आता तब तक हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा रश था उस टाइम, पासपोर्ट तो इशू उनको करने थे, तो मैंने सीआईडी वालों से मतलब कंसल्ट किया, उसमें एक मीटिंग रखा उनसे कि हमें एटलीस्ट इनके अगेंस्ट में कोई वो नहीं है, कोई केस नहीं है, तो हमें क्लियरेंस चाहिए। तो करीब 10 या 15 दिन का वो प्रोसेस था, जब हमारे पास मतलब डेडलाइन भी मतलब 10-12 दिन जी के अंदर में ही थी। तो सीआईडी वालों ने बहुत कोऑपरेट किया उस टाइम पे। जो हमने आज मतलब 20 आदमियों की या 50 आदमियों की लिस्ट भेजी है, तो 50 आदमियों का क्लियरेंस 2 घंटे में भी आ रहा है, 3 घंटे में भी आ रहा है, या 1 दिन में भी आ रहा है। तो उनके कोऑपरेशन से हम, तो एक एफर्ट तो था दोनों तरफ से जी, कि उनको सहूलियत, उनको भी सहूलियत थी मिल सके, और हमें भी काफी सपोर्ट मिला इससे। और हम मतलब 10-12 दिन के अंदर कम से कम कई हजार मतलब हमने हाजियों को मतलब फैसिलिटेट किया। लवली। अच्छा, आप देखते होंगे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होंगी जो एप्लीकेंट्स करते हैं, तो क्या है, अभी आपको कई सारे लोग देख रहे हैं, तो ताकि वो भी अगर अप्लाई करना चाहें या फ्यूचर में करें या करने वाले हैं, या जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो आपने ऑब्जर्व की हुई है? नॉर्मली ये देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी इरिटेट पर्सन्स हैं जो हमें कश्मीर के आसपास सराउंडिंग्स में तो मिल जाएंगे,
लेकिन काफी लोग ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं, वो यहाँ पे वो खिदमत सेंटर बने हुए हैं, वहीं से अप्लाई कराते हैं। जी। तो उनको पता नहीं होता है ज्यादा, और कई बार वो खिदमत सेंटर वाले गलतियां करते हैं उसको ऑनलाइन भरने में। जी। जैसे किसी का री इशू का केस है, वो फ्रेश में अप्लाई कर दिया, इसमें दिक्कत आती है। किसी का लॉस हो गया है, लॉस्ट कैटेगरी में उसको भरना है, वो फ्रेश या री इशू में भर दिया। तो इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें भी। तो ये कॉमनली आप देख रहे हैं। ये कॉमनली यही तो इसको टैकल करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि गलतियां ही कम हो और ये एक प्रोसेस जो है सबके लिए बड़ा स्मूथ सा बने? इसके लिए बस ये है कि देखिए, एप्लीकेंट को अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हम, लेकिन यहाँ जब एप्लीकेंट ही इलिटरेट है तो फिर उसको कौन मतलब वो करेगा इस चीज। इसमें सबसे पहले जो सीएससी सेंटर है उन्हीं को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो एजुकेटेड तो होते हैं नहीं इस मामले को लेके इस सेंस में, ताकि ताकि वो पूरा मतलब, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है सारा एप्लीकेशन जो फिलअप होता है जी। तो वो उसको थोड़ा केयरफुली उसको सबमिट करवाएं, उसके पर्टिकुलर्स को वो करें ताकि टाइम भी बचे, और टाइम भी बचे, एप्लीकेंट को भी सफर ना होना पड़े, और हमें भी एप्लीकेंट को फिर दोबारा भेजना पड़ता है कि आपका ये इस चीज में दिक्कत है, आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स आ जाता है फिर उसमें। उसको बेचारे को पता नहीं होता एप्लीकेंट को कि क्या कंसीलमेंट है, हमने तो कुछ छुपाया नहीं है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके कई बार। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द शो बातचीत जारी रहेगी। बीमारी वेलकम बैक टू द शो सर। मेरा अगला सवाल आपसे, अच्छा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई केस अगर किसी के अगेंस्ट है, तो अगर किसी के अगेंस्ट कोई केस है तो कौन ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है पासपोर्ट के लिए, और कौन से ऐसे क्राइम्स है इन पर्टिकुलर जो रोक सकते हैं, जो एक हर्डल बन सकते हैं फॉर एनी पर्सन टू गेट अ पासपोर्ट? देखिए, सबसे पहले हमारा सारा पासपोर्ट जो इशू होता है पुलिस वेरिफिकेशन सीआईडी क्लियरेंस के पे डिपेंड करता है जी। तो किसी के भी अगेंस्ट में अगर कोई एफआईआर है या कोई भी आदमी इन्वॉल्व है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, तो उस आदमी को वो अप्लाई तो करता है लेकिन उसका क्लियरेंस नहीं मिलता। हाँ, एलिजिबिलिटी मतलब ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है। अगर नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट हो किसी के अगेंस्ट तो क्या वो भी, डज दैट आल्सो मेरिट? डिपेंड्स अपॉन द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ओके। उसी में सीआईडी फाइनली सीआईडी लिख के देता है क्लियर, नॉट रिकमेंडेड जो, और उसी पे आप लोग उसी पे नॉर्मली हम पासपोर्ट इशू करते हैं या नहीं करते हैं। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें उस रिपोर्ट का भी हमें देखना पड़ता है, एप्लीकेंट को जज करना पड़ता है। कोई सीनियर सिटीजन है जी, मान लो उसका कोई एफआईआर है, कोई लड़ाई झगड़े का है, कोई लैंड डिस्प्यूट है जी, तो उसको हम हज उम्राह के लिए दे देते हैं 1 साल का 2 साल का पीरियड। और या अगर किसी के अगेंस्ट में कोई डिस्प्यूट है, कोई केस चल रहा है, अगर वो कोर्ट से कुछ डायरेक्शन ले आता है, हाँ। उसमें भी कोर्ट खाली हज उम्राह या जियारत वगैरह करने के लिए पासपोर्ट डायरेक्शन देता है। राइट। उस केस में हम करते हैं। राइट। अच्छा, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो सबके लिए कॉमन है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर शख्स के पास होनी चाहिए जब वो पासपोर्ट अप्लाई करें और या जब उनका अपॉइंटमेंट हो पासपोर्ट ऑफिस में? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? देखिए, ये तो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे passportindia.gov.in पे। बट फिर भी एक बेसिकली जैसे एक माइनर के केस में हम जाते हैं तो माइनर के केस में उसका डेट ऑफ डीओबी हो जाए जो म्यूनिसिपैलिटी से इश्यू होता है, वो होता है। प्लस में मदर फादर के पेरेंट्स के उनके पासपोर्ट होना चाहिए। राइट। और अगर जस्ट इन केस मदर या फादर के पास नहीं हो पासपोर्ट तो क्या वो इन्फेंट एलिजिबल नहीं है? उसको फिर करना पड़ता है। हाँ, पेरेंट्स को। वन ऑफ द पेरेंट्स और बोथ द पेरेंट्स। ठीक है। और उसके और जो मेजर हैं उनके लिए 10th का मार्कशीट एज फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए जी, और फादर मदर का या खुद के पर्टिकुलर्स में सरनेम या जो भी उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए वो देना है। वो एज पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इशू हुआ है जी, उसके अगेंस्ट में उससे मैचिंग होना चाहिए सारा।
अगर मेजर है जी डीओबी वाला इशू नहीं है तो इसमें हम देखते हैं उसका आधार कार्ड और इसके अलावा वो पैन कार्ड दे सकता है, इलेक्शन कार्ड दे सकता है, अपना बैंक पासबुक जो कंप्यूटराइज अपडेट हो वो दे सकता है, आईटीआर को भी हम कंसीडर करते हैं उसमें। तो यही सारा एक लिस्ट है 10-12 डॉक्यूमेंट्स की जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर किसी का पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है फॉर अननोन रीजंस, उसे कैसे पता चलेगा कि क्या रीजन एग्जैक्टली है कि मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ है? सो दैट पर्सन में भी जहां अमेंड्स करने की जरूरत है या कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत है, बट कई बार ऐसा होता है कि रीजन पता नहीं होता। सो इज देयर अ वे और अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? वैसे तो पासपोर्ट किसी का रिजेक्ट ऐसे तो नहीं होता है, अगर जो होता है तो ऑटो जनरेटेड एक लेटर उनके पास इशू हो जाता है अपने आप ही, जिसमें उसमें रीजन लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है या सस्पेंड किया है या इम्पाउंड किया है। हमारे पास बहुत सारी चीजें, कोई भी पासपोर्ट तब तक इशू नहीं होता है तब तक ही उसका जो फॉर्मेलिटीज वो एप्लीकेंट पूरा नहीं करता है। तो या तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जी, उसको मतलब खाली वो जब तक फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करेगा तब तक इशू नहीं होगा। हम नॉर्मली पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं तो प्रोसेस होगा। नहीं कंप्लीट है तो एक पॉलिसी सेक्शन होता है, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं उसको, वो होल्ड पे चला जाता है। जब वो अपना ओरिजिनल देगा या जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो सबमिट कराएगा तो पासपोर्ट इश्यू हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी का वेरिफिकेशन नहीं आया है तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो पेंडेंसी हमारा बढ़ाता रहेगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और या किसी केस में सीआईडी, आईबी या कोई भी इंटेलिजेंस हमारे पास वो भेजता है, एजेंसी कोई लेटर भेजता है कि ये फला पासपोर्ट आपने इश्यू किया है अगेंस्ट सो एंड सो एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एनी अदर मैटर, तो उसको वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन आती है, इसको सस्पेंड करना है, इम्पाउंड करना है, तो अकॉर्डिंगली हम फिर उसको वो करते हैं। रिजेक्शन का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। किसी का पासपोर्ट अचानक खो गया एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एफआईआर काटनी चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना है, उसमें लॉस्ट कैटेगरी में करना है। ये चीज ध्यान में रखिए, लॉस्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उसको एफआईआर लगाएंगे और सारा पर्टिकुलर्स, पुराना पासपोर्ट की कॉपी भी वो लगाएगा। अगर उसके पास नहीं है तो कुछ न कुछ हमें चाहिए होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर चलेगा, पासपोर्ट नंबर चलता है उसमें जी। तो उसके बाद वो आपके पास आके अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फिर से री इशू होगा, वो पासपोर्ट री इशू होगा, लॉस्ट कैटेगरी में अप्लाई होगा वो। ओके, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली पीपल गेट स्टक। अच्छा, एक इन्फेंट जो है उसको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए क्या जरूरत है? सेम फॉर्मेलिटी है, चाहे वो एक ही दिन का बच्चे का है उसको भी अप्लाई करना है। पेरेंट्स का पासपोर्ट होना चाहिए उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं उसको। राइट जी, और बर्थ सर्टिफिकेट उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, एक अगर पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कराना हो या रीस्केड्यूल कराना हो, इन केस ही इज नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर डे, कभी कहीं कोई अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, तो कैसे, हाउ डू यू, एक तो मतलब वो क्या, उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जब मैंने इसको ऑफिस को ज्वाइन किया था, मैंने किया था 15 दिसंबर 2022 को। उस टाइम 3-3.5 महीने में अपॉइंटमेंट मिल रहा था जी। आज मैंने उनको 12-15 वर्किंग डेज पे ला दिया है। करेक्ट, सारा उसको सारा हमने पेंडेंसी क्लियर किया है कर दिया। और हो सकता है अभी आने वाले टाइम में ये और भी मतलब कम होके मैं इसको 1 हफ्ते में ला दूंगा। मतलब मेरा ये शुरू में ही गोल भी था और इसको मैंने ये जनवरी-फरवरी में ही बोल दिया था कि मैं अगस्त-सितंबर तक इसको विद इन ए वीक ला दूंगा, लेकिन विद इन वीक तो नहीं हुआ है, वो 12-15 वर्किंग डेज पे आ गया है। हाँ।
नहीं, बट करना कैसे है इन केस, हाउ डू यू रीस्केड्यूल इन अपॉइंट? अभी तक हमने ना कुछ अपॉइंटमेंट रिलीज कर रहे थे, कैंप मोड पे भी हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रहे थे। यहाँ पे 70 अपॉइंटमेंट हम डेली रिलीज करते थे, नॉर्मल इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हमारी होती हैं। तो उसमें ज्यादातर एप्लीकेंट्स रीशेड्यूल कर लेते थे, जैसे ही उसमें नेक्स्ट डे के लिए वेबसाइट पे वो चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जो हमारा है जी। तो उसी पे ही आज की डेट में क्या है, जो अपॉइंटमेंट आपको मिल गया है जी। उसमें आप देखें रीशेड्यूल कराएं, उसमें देखते हैं, मतलब ये चांस की बात है, कई बार रीशेड्यूल हो जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी या किसी को कहीं जाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी को कहीं फॉरेन विजिट करना है जी। तो वो मेरे पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनको अलाउ करता हूँ। तो मतलब आप ही के पास आना पड़ेगा टू नॉर्मली आज की डेट में आज तो। जी जी। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने कई सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो नॉर्मली लोग ढूंढते फिरते रहते थे कि इस केस में क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सबसे जो अभी आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे, मतलब जैसे आपने शुरू में ही कहा कि हम कैसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें वहाँ पे मिले। करेक्ट। उसको फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं जैसे ही ऑफिस आता हूँ आधे घंटे चैम्बर में बैठता हूँ, फिर नीचे राउंड में देता हूँ, पब्लिक को ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बाहर तक जाता हूँ, कहीं कोई सीनियर सिटीजन तो कोई बाहर परेशान नहीं हो रहा है। पूरा सिक्योरिटी को मैंने अलर्ट किया हुआ है कि कोई भी आपको लगता है जिसको किसी चीज का जरूरत है तो सीधा मेरे पास लेके आइए उसको, अगर किसी को कोई परेशानी है। तो मैंने अपने आप को ओपन रखा है पब्लिक के लिए। अभी मैंने 3 दिन का एक लोक अदालत का मतलब स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज किया था एक, जिसमें मैं खुद बैठा था इसमें ग्राउंड में, और मोर देन 600 एप्लीकेंट्स के मैंने ग्रीवांस सुनी और कम से कम उसमें से 200 लोगों को मैंने उनका प्रॉब्लम क्लियर कर दिया। जी। So, एक एक्सेसिबिलिटी ऑफिसर में होना इज ऑलवेज अ बून एंड ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं यूसरा हुसैन। अगले हफ्ते शो अहम बात में फिर मुलाकात होगी।